जयपुर से खबर है, अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के प्रचार के लिए रथ रवाना हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस रथ को रवाना किया। जयपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय से ये रथ रवाना किया गया। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस रथ को रवाना किया। अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के प्रचार के लिए इस रथ को जयपुर बीजेपी कार्यालय से प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने रवाना किया। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष इस रथ को रवाना करते नजर आ रहे हैं। अंता उपचुनाव 2025 को लेकर प्रचार को लेकर इस रथ को रवाना किया गया है। जयपुर बीजेपी कार्यालय से इस रथ को रवाना किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 और ऐसे में अब तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज बीजेपी की तरफ से रथ को भी रवाना कर दिया गया है। इसके पीछे के कारण आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसके माध्यम से प्रचार किया जाएगा। प्रचार का माध्यम है बघेललाल सरकार की विकास की योजनाएं जो तकरीबन 2 साल की सरकार के दौरान हमें देखने को मिली। राजस्थान में ERCP हो और भी कई ऊर्जा के अंदर आत्मनिर्भर राजस्थान बना हो, सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर राजस्थान बना हो। इसके साथ ही राइजिंग राजस्थान का मूल मंत्र हो, यमुना जल समझौते के तहत पानी लाने की बात हो, शेखावटी अंचल में ERCP के तहत हाड़ौती पूर्वी राजस्थान में पानी लाने की बात हो। ऐसे तमाम जो प्रोजेक्ट्स रहे विकसित राजस्थान की दिशा में जो काम हो रहे हैं उन सबको वीडियो रथ के जरिए सामने लाया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार की अनेकों योजनाएं, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो जो विकास के काम किए हैं उनको लेकर भी सामने रखा जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है पूरा का पूरा एक वातावरण जो है जो पिछले 2 साल में बना है उसको रथों के जरिए, LED के जरिए, अलग अलग जगह LED उन इलाकों में जाएगी, चुनाव क्षेत्रों में जाएगी और आम जन को ये बताने का काम करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अभी थोड़ी देर पहले रथ को रवाना किया है। बीजेपी के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रही, मुकेश दादीस रहे, नारायण पंचारिया रहे और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी इस दौरान रही है। और ये रथ अंता विधानसभा के क्षेत्र में अलग अलग जगह जाएंगे। मोरपाल सुमन जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनके पक्ष में इन रथों को रवाना किया गया है और इन रथों के जरिए संदेश दिया जाएगा विकास का, डेवलपमेंट का, और ये बताया जाएगा कि राजस्थान की बघेललाल सरकार किस तरह से राजस्थान में जब से आई है तब से विकास के अनेक काम करने में जुटी है, लोगों को राहत देने में जुटी है। अलग अलग क्षेत्र हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो, तमाम जो काम है उनको करने में जुटी है। उन तमाम कार्यों का संदेश यहाँ पर दिया जाएगा। जी, साथ ही साथ योगेश जी, अगर हम अंता उपचुनाव की बात करें तो चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। और इसी बीच किस तरह के समीकरण अब इस चुनाव को लेकर बनते नजर आ रहे हैं? हिमाद्री, बहुत अच्छा सवाल आपका है। अंता की पूरी जमीन सामाजिक राजनीति के ताने बाने को भी किसी एक जाति का वर्चस्व इस जमीन पर नहीं रहा। और जब से यहाँ अंता की सीट पर चुनाव हो रहा है, प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के कर्कश के सबसे बड़े तीर, जो अपने चुनाव मैनेजमेंट के कारण भी जाने जाते हैं और उनकी जाति का बोलबाला नहीं है इस क्षेत्र में, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ के चुनाव भी जीते, सरकारों में मंत्री भी रहे। कांग्रेस के बड़े छत्रप के तौर पर उन्हें जाना जाता है। बीजेपी के उम्मीदवार कंवरलाल मीणा जो विधायक रहे थे, उनके ऊपर आरोप लगे, उसके बाद ये चुनाव यहाँ पर हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने मीणा को नहीं उतार कर गैर मीणा के पर माली जाति के मोरपाल सुमन को यहाँ उम्मीदवार बनाया है। मोरपाल सुमन क्योंकि माली मतदाताओं की संख्या बड़ी संख्या में है और माली मतदाता यहाँ चुनाव को प्रभावित करते हैं। पहले प्रभुलाल सैनी यहाँ से विधायक रहे, फिर वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे। तो ऐसे में माली कैंडिडेट के तौर पर मोरपाल सुमन है जो बीजेपी के उम्मीदवार है और जनरल कैंडिडेट के तौर पर प्रमोद जैन भाया है, वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। और थर्ड फ्रंट के तौर पर नरेश मीणा है जो मीणा जाति से आते हैं और मीणा जाति के भी बड़ी तादाद में यहाँ पर वोट है। और बीजेपी ने एक बड़ी राहत बीजेपी को ये मिली कि बीजेपी ने संतोष सुमन जो बागी हो गई तो उनको बैठा दिया। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही थी पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल जो कि
बागी थे उनको भी अब बैठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है। तो एक कहा जा सकता है कि जो अब ये पूरी तरह चुनावी तस्वीर साफ है, ट्रायंगुलर इलेक्शन है। ट्रायंगुलर इलेक्शन में जी। भारतीय जनता पार्टी को पूरा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नरेश मीणा न केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि बीजेपी को भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कितना ज्यादा नफा नुकसान किसको होता है। हालांकि टारगेट पर नरेश मीणा के प्रमोद जैन भाई हैं, लगातार आरोप भी वो प्रमोद जैन भाई के खिलाफ लगा रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा तरी के नेता नरेश मीणा के प्रचार में जुट रहे हैं। प्रमोद जैन भाई के पक्ष में सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अनुभवी नेता है, और अनुभवी होने का उनको इस क्षेत्र का एक एक ब्लॉक, एक एक गली का, एक एक सड़क का उन्हें अंदाजा है और वहाँ के वोटर का अंदाजा है। पहले भी वो विधायक रहे, चुनाव लड़े। मोरपाल सुमन फ्रेश कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन प्रधान पंचायती राज के वो एक शातिर प्लेयर रहे हैं और जानते हैं कि किस तरह से जमीनी राजनीति की जाती है। तो मोरपाल सुमन फ्रेश कैंडिडेट है, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो बिल्कुल नया उम्मीदवार होता है उसके बारे में बहुत ज्यादा अगर सामने वाली टीम को जानकारी नहीं हो तो वो एक अपने आप चैलेंजिंग हो जाता है। तो कब बीजेपी का ये तीर कब चल जाए अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मोरपाल सुमन के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, उनके पुत्र दुष्यंत सिंह चुनाव समिति के यहाँ के इंचार्ज है। ऐसा पहली बार हुआ है हिमाद्री की किसी सांसद को, उसी क्षेत्र के सांसद को वहाँ की चुनाव समिति, उस इलाके में कोई चुनाव हो रहा है विधानसभा का चुनाव, उसकी समिति का उसको अध्यक्ष बनाया जाओ। दुष्यंत सिंह यहाँ पे चुनाव समिति के मुखिया है और कहा जा सकता है इस इलाके की नब्ज को वो पहचानते हैं, जानते हैं। अंततः बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी रहा है। ये लोकसभा चुनाव में भी हम देखते रहे और विधानसभा चुनाव के वक्त हमको हमने देखा ही है। तो ऐसे में इस ट्रायंगुलर इलेक्शन से बीजेपी को क्या लाभ हो सकता है, इस पर सबकी नजरें टिकी। अभी तक कुल मिलाकर सत्ता और संगठन भारतीय जनता पार्टी के दोनों अभी तक पूरी तरह मैदान में नहीं जुटे, लेकिन अगले कुछ दिनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। कल से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अंता की सरजमी पर हमें नजर आने लगेगी। 2 दिन का उनका अंता का प्रवास जारी हो चुका, मंडल स्तरीय जाकर बैठ के लेंगे, तो उससे पार्टी का कार्यकर्ता बूस्ट होता हुआ नजर आएगा, जोश बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी तक ये वातावरण फैलाया है कि भजन लाल शर्मा और मदन राठौड़ दोनों ही अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अंता में जो नामांकन का था तभी दुष्यंत सिंह थे और जोगाराम पटेल थे, लेकिन अब सभी नेताओं का पहुंचने का सिलसिला रहेगा। और फिर एक बड़ी रैली की योजना है जिसमें तमाम प्रमुख नेतृत्व, तमाम प्रमुख दिग्गज एक राजम पर हमें बीजेपी के वहां नजर आएंगे। कांग्रेस की एक बड़ी रैली हो चुकी है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा, तमाम प्रमुख नेताओं का मौजूदगी वहां रही है। और भी आने वाले समय में दौरे होने। बिहार के कारण अधिकांश नेताओं की बिहार भी जाना पड़ रहा है और अशोक गहलोत तो खुद बिहार कांग्रेस के या महागठबंधन के पूरी चुनावी कमान उनके हाथों में है। वो वहाँ की रणनीति को देख रहे तो वो कल वो बिहार चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता बिहार, राजेंद्र राठौड़ खुद बिहार के चुनावी दौरे पर है। लेकिन कहा जा सकता है कि जल्द ही, क्योंकि अभी समय है, चुनाव प्रचार जारी है और दमखम वहाँ पर दिख रहा है। अभी तक वहाँ वार प्रत्यारोप की राजनीति हमें नजर आ रही है और नरेश मीणा के वहाँ पर जो कहा जा सकता है उनके शब्दों के तीर है वो हमें लगातार सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन ट्रायंगुलर इलेक्शन है, ट्रायंगुलर इलेक्शन को नरेश मीणा ने मांडने का काम किया है और कहा जा सकता है कि किस तरह से वो अपने स्वजातीय वोट कितने ले पाते हैं, क्योंकि इन वोटों का एक बड़ा प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में रहा है और एक बड़ा प्रतिशत कांग्रेसी रहा है। तो वहां पर जो निर्णायक वोट है, क्योंकि 3 जातियों के उम्मीदवार के अलावा जो निर्णायक जो जातियां हैं जिनमें धाकड़ है, बड़ी संख्या में धाकड़ समाज के वोट है, दलित समाज सबसे ज्यादा वोट अगर अंता विधानसभा में है तो वो एसटी वर्ग के वोट है। एसटी वोट किधर मूव करता है, परंपरागत रूप से कांग्रेस ही रहा है, किस तरफ जाता है ये बहुत अहम वहाँ के चुनाव का एजेंडा रहने वाला है। इसके अलावा ब्राह्मण वोट है, वैश्य वोट है। अब ज्यादा अभी तक जो वैश्य वोटों का गणित वो राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर तो प्रमोद भाई के साथ नजर आता है, लेकिन चुनावी तस्वीर में किस तरह से वो रहेगा, क्योंकि बीजेपी की पकड़ रही है जनरल कास्ट के वोटों पर। इसके साथ ही ओबीसी का नारा भी बीजेपी यहाँ दे रही है, तो ओबीसी के नारे का कितना असर यहाँ पर दिखाई देता है। बीजेपी ने इसलिए नारा दिया बिल्कुल है। योगेश जी, और जिस तरह के समीकरण अंता उपचुनाव में बनते नजर आ रहे हैं, बेहद दिलचस्प ये चुनाव रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।